बच्चों, हम क्लास 8 विषय विज्ञान में पाठ 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंधन पढ़ रहे थे। आइए इसका अगला पाठ शुरू करते हैं। आज के पाठ में हम सबसे पहले सीखेंगे उर्वरकों और खाद को भिन्नता से देखना, इन दोनों में डिफरेंस हम कैसे देख सकते हैं उसकी जानकारी लेना। उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है जिसे हमारे द्वारा बनाया जाता है, जबकि खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर और पौधों के अवशेष से प्राप्त होता है। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है, जबकि खाद खेतों में बनाई जाती है। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता। ये ह्यूमस मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाता है। मिट्टी की सबसे ऊपरी परत पे पत्तियां, उसके मृत अवशेष इत्यादि इकट्ठा हो जाते हैं, जिससे भूमि उपजाऊ हो जाती है। यह ह्यूमस कहलाती है। तो उर्वरक में कोई भी ह्यूमस नहीं होती। खाद से मिट्टी को प्रचुर मात्रा में ह्यूमस प्राप्त होती है। उर्वरक में पादप के लिए आवश्यक पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम ये ज़्यादा मात्रा में मिल जाते हैं। खाद में पोषक तुलनात्मक रूप से कम होते हैं, परंतु फिर भी उर्वरकों की तुलना में यदि हम बात करें तो खाद कम हानिकारक होती है। खाद के लाभ। जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अच्छी मानी जाती है। कारण है कि इससे मिट्टी की जो जलधारण क्षमता है, मिट्टी के कणों के द्वारा पानी को एब्जॉर्ब करने की क्षमता है वो बढ़ जाती है। मिट्टी भुरभुरी और छेद वाली हो जाती है, जिसके कारण गैस का विनिमय इजीली होता है। इससे मिट्टी में उपस्थित जो मित्र जीवाणु है उनकी संख्या में वृद्धि होती है और मिट्टी का जो स्तर है वो भी अच्छा हो जाता है। अब हमने मिट्टी को जोत लिया, उसमें हमने आवश्यक पदार्थ डाल लिए, खाद उर्वरकों का हमने प्रयोग कर लिया। इससे पहले हमने उसमें बीज बो दिए। अब हम सिंचाई करेंगे। निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना ही क्या कहलाता है? सिंचाई देना। सिंचाई का समय और बारंबारता फसलों, मिट्टी और ऋतुओं में भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। सिंचाई के बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं, जैसे कि कुएं, जलकूप, तालाब, झील, नदियां, बांध और नहर। ये भी अलग अलग प्रकार से किया जाता है, जिसमें मेनली है पारंपरिक और आधुनिक। पारंपरिक तरीकों में आइए हम अलग अलग प्रकार की विधियों को पढ़ते हैं। ये जो चित्र आप देख पा रहे हैं ये मोट का चित्र है। इसमें किसान एक छोटे से थैले में जो एक जलरोधी पात्र का बना हुआ रहता है, उस फैब्रिक का बना होता है, उसमें उसे कुएं में डालता है, उससे पानी खींचता है और फिर इस प्रकार की बनी हुई नालियों में डालता जाता है, जिससे पूरे खेत में पानी उपलब्ध हो जाता है। लेकिन इसमें श्रम भी अधिक लगता है और पानी भी अधिक वेस्ट होता है। अगला है चेन पंप। चेन पंप में इस चेन की सहायता से, ये जो चेन है इस चेन की सहायता से पानी को खींचा जाता है। ये जो बाल्टी आपको दिख रही है पहिए के ऊपर, इसकी सहायता से पानी खींचता जाता है और इसे नालियों में डाल दिया जाता है, जिससे ये बहता हुआ पूरे खेत को प्राप्त हो जाता है। इसे हम चेन पंप कहते हैं। तीसरा है ढेकली। ढेकली में उत्तोलक का सहारा लिया जाता है। आपने उत्तोलक के बारे में कक्षा 6 में ज़रूर पढ़ा होगा। इसके पीछे वाले भाग में आप देख सकते हैं एक बड़ा भारी वजन वाला एक पत्थर लगा हुआ है। इसकी सहायता से ये जो बाल्टी है ये ऊपर उठी हुई रहती है। अब जो किसान है वो क्या करता है, धक्का दे करके और इस बाल्टी वाले आगे वाले सिरे को कुएं में डाल देता है, जिससे बाल्टी पानी से पूरी भर जाती है। और जैसे ही अब वह हाथ छोड़ता है तो पीछे लगे हुए पत्थर के भारी होने के कारण ये अपने आप ऊपर उठ जाता है और बाल्टी बाहर आ जाती है। इससे बाल्टी को वो खाली कर देता है पास में लगी हुई नालियों के माध्यम से, जिससे पूरे खेत में पानी फैला दिया जाता है। इसको हम ढेकली कहते हैं। अब है रहट। रहट भी एक बहुत अच्छा पारंपरिक स्रोत है। इसमें एक बेल के एक सिरे को एक इस प्रकार से लकड़ी के माध्यम से घूमने वाली चाक के चारों ओर घूमने के लिए बांध दिया जाता है। जैसे जैसे बेल चारों ओर घूमता है, इससे लगा हुआ पाइप और उससे संबंधित ये जो पहिया है ये गोल गोल घूमता है और पानी को निकाल दिया जाता है। इससे पूरे खेत में आसानी से पानी को उपलब्ध करा दिया जाता है। ये सभी इसकी पारंपरिक विधियां हैं। इसकी अगली विधि है आधुनिक विधि।
अभी तक हमने इसकी पारंपरिक विधि को देखा, अब हम इसकी आधुनिक विधि को देखते हैं। आधुनिक विधि में सबसे पहली है छिड़काव सिस्टम या स्प्रिंकलर सिस्टम। इसका उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है जहाँ पर जल कम मात्रा में होता है। तो इसमें जो पाइप है उसके ऊपरी सिरों पर नोजल लगे हुए रहते हैं जो घूमते हैं। ये घूमने वाले नोजल लगातार पानी को बूंदों के माध्यम से छिड़कते रहते हैं। इसे हम फव्वारा तंत्र भी कह सकते हैं, जिससे पूरे खेत में पानी को छिड़क दिया जाता है। अगला सिस्टम है ड्रिप सिस्टम। इसमें भी मोटर लगी हुई रहती है जैसे कि छिड़काव तंत्र में लगी हुई है। फर्क इतना है कि यहाँ पर पाइपों को पूरे खेत में एक एक पौधे के वहाँ पर फिट कर दिया जाता है। जहाँ पौधा लगा हुआ है उसकी जड़ के पास एक छोटा सा छेद कर दिया जाता है जहाँ से बूंद बूंद करके पानी छिड़का दिया जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर पानी की वेस्टेज भी कम होती है और पूरे खेतों में प्रत्येक पौधे के पास पानी उपलब्ध हो जाता है। अब खरपतवार से सुरक्षा। मिट्टी के अंदर फसलों के साथ साथ कुछ मात्रा में अन्य फसलें भी उग जाती है जैसे कि घास इत्यादि, जो पौधों का सारा पोषण खींच लेती है। इसे हम खरपतवार कहते हैं। खरपतवार को हाथों से या फिर रसायनों के माध्यम से हटा दिया जाता है। इसके लिए काम में आने वाला प्रमुख रसायन है 2,4-D। खरपतवार हटाने को हम निराई कहते हैं। अब है कटाई। फसल की कटाई एक महत्वपूर्ण कार्य है। इसके लिए भी अनेक औजारों को काम में लिया जाता है। हाथों से दराती के माध्यम से इसे काटा जाता था। वर्तमान में एक मशीन का उपयोग किया जाता है जिसे हम हार्वेस्टर कहते हैं। ये काटी गई फसल से बीजों को उसके भूसे से अलग कर देती है। जहाँ पर बीजों को दानों से या फिर भूसे से अलग कर दिया जाए इसे हम थ्रेसिंग कहते हैं। और ये पूरा काम एक मशीन कॉम्बाइन के सहायता से की जाती है। ये फसलों को काटती जाती है, उसके बीजों को अलग करती जाती है और उसके बाद फटक करके दानों को भूसे से भी अलग कर देती है। इस प्रक्रिया को जिसमें फटक करके दानों को भूसे से अलग किया जाता है वह विनोइंग कहलाती है। इसके लिए इस प्रकार की एक मशीन काम में आती है जो भूसे को दानों से फटक करके अलग कर देती है। भंडारण, यह भी एक महत्वपूर्ण कार्य है क्योंकि फसल के दानों को अधिक समय तक सुरक्षित रखने के लिए अत्यंत श्रम करना पड़ता है। सबसे पहले दानों को धूप में सुखाना आवश्यक होता है जिससे कि उनकी नमी जो है वो कम हो जाए और यदि उसके अंदर कोई कीड़क, कोई बैक्टीरिया लगा हुआ हो वो भी नष्ट हो जाए। बड़े पैमाने पर जो भंडारण है बीजों का वो साइलो या भंडार गृहों में किया जाता है जैसा कि हम चित्र में देख पा रहे हैं। अनाज के भंडारण के लिए इस प्रकार के साइलो निर्मित होते हैं जहां पर 1 या 2 वर्षों तक या अधिक समय तक भी दानों को सुरक्षित रख लिया जाता है। जंतुओं से भोजन। समुद्र के तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग मछली का मुख्य आहार के रूप में उसका यूज़ करते हैं। और इस प्रकार से पिछली कक्षाओं में पौधों से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थों का हमने अध्ययन पहले ही कर लिया है। इस चरण में हमने सीखा कि फसल को उगाने के लिए हमें कितने सारे चरणों से गुजरना पड़ता है जैसे कि बीजों को चुनना, बुआई करना, सिंचाई करना इत्यादि। इसी प्रकार घरों में या फार्म पे पालने वाले पालतू पशुओं को उचित भोजन, आवास और देखभाल की आवश्यकता होती है। जब इसे एक निश्चित मात्रा से अधिक मात्रा में प्राप्त किया जाए तो इसे हम पशुपालन कहते हैं। इस प्रकार से आपका ये चैप्टर अभी समाप्त होता है। इस चैप्टर में बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं जो आपको इसका अध्ययन करने पर ही समझ में आएगी। इसीलिए मेरा आग्रह है कि आप इस चैप्टर को एक बार अपनी बुक के माध्यम से बहुत विस्तार से पढ़ें। इससे आपको पूरा लेसन बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। धन्यवाद।